Hi, dear student, how are you? Fine. अब आपको दुनिया की नॉलेज समझने के लिए पहले सवालों को मैं आपको बताऊं कि सवाल जो हैं वो आजकल फिरा के दे रहे हैं, जिससे लड़का कंफ्यूज हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, स्टूडेंट्स बहुत हैं, एस्पायरेंट बहुत हैं और सीटें कुल 1 या 2 या 3 या 4 होती हैं। तो उसमें आपको पहले देते थे कि ये मुल्क कहाँ, ये मुल्क की करेंसी कौन सी है, यहाँ का कैपिटल कौन सा है, मगर आजकल जो दे रहे हैं कि ये मुल्क कौन से एरिया में है, कौन से लोकेशन में। अभी जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 194 मुल्क हैं, पता नहीं कौन सा मुल्क। अब 7 कॉन्टिनेंट में से कौन से कॉन्टिनेंट में भी नहीं दे रहे हैं, मगर उसके भी सब पार्ट में से दे रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊं कि आपके सामने अगर लैपटॉप पड़ा है या मोबाइल हाथ में है तो उसको सामने रख के अब आपको उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नॉर्थ कंसीडर करो, ठीक है। उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको साउथ कंसीडर करो। उसका जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, उल्टे हाथ वाला हिस्सा है, उसको वेस्ट करो, कंसीडर करो, वेस्ट मगरिब जिसे कहते हैं। और जो उस राइट साइड वाला हिस्सा है उसको तुम ईस्ट करो। ये अपने पेज पर एक 4 लाइनें मार्क करो, एक सीधी लाइन, दूसरी लाइन उसको काटे। ऊपर नॉर्थ लिखो, नीचे साउथ लिखो, उल्टे हाथ पे जो है वेस्ट लिखो, सीधे हाथ पे ईस्ट लिखो। अब ये तो 4 हो गई दुनिया की डायरेक्शंस। अब इसको और भी आपने करना है, मैं दूसरे पेज पे आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उनको और अलग से एक दफा और करो कि जैसे इनके दरमियान में अगर कोई हो कि फिर उनकी पर। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एशिया के बारे में बताऊंगा, जो तकरीबन किताबों में हैं मगर अलग अलग हैं और लड़के को समझ में नहीं आती है। तो जैसे मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब ये तो है एशिया इज लार्जेस्ट एंड, और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी भी ये मैंने आपको बताई थी कि इसी कॉन्टिनेंट में। अब ये आता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब ये एशिया दुनिया का ग्लोब है, दुनिया गोल है, उसके गोल में इसकी लोकेशन कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, ईस्ट में, वेस्ट में। तो अब इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, माना ऊपर वाला हिस्सा, और जो राइट हैंड वाला आपके सामने का होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ पर है। और देखो ये एक जमीन का टुकड़ा है, लामोला जमीन के टुकड़े का किसी न किसी के साथ हिस्सा मिलता होगा। तो ये जो इसका जो जमीन का टुकड़ा है वो यूरोप के साथ मिलता है और अफ्रीका के साथ मिलता है, ठीक। और इसमें एक टुकड़ा है उसको यूरोएशिया भी कहते हैं। अब आपको मैंने लास्ट पीरियड में बताया कि एशिया को हाईएस्ट पॉइंट भी है जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और लोएस्ट पॉइंट भी है दुनिया की, वो कहाँ पे है, डेड सी में आपको मैंने बताई थी। अब एशिया को ये एक है कि इसका जो कोस्ट लाइन है, जो समंदर का किनारा जो मुल्कों के साथ लग रहा है, ये सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। दुनिया में इतना कॉन्टिनेंट में इतना लंबा जो है कोस्ट लाइन किसी को भी नहीं है। कहाँ पर है? सिर्फ एशिया में। अब एशिया को सेपरेट करते हैं कहाँ कहाँ से। अब एशिया आप ये समझें कि अब आप अपना वो ले लें, लैपटॉप या मोबाइल ले लें आप, तो जो ऊपर वाली कोना होगा ये एशिया का कोना ऊपर वाला है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा 100 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर नॉर्थ अमेरिका शुरू होता है, अलास्का। अब देखो अलास्का और ये बिल्कुल साथ हैं। हम कहते हैं अमेरिका तो दूर है, मगर दूर नहीं है, दोनों साथ हैं, ठीक है।
तो अब इसको एशिया जो है जुदा होता है नॉर्थ अमेरिका से। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो ये नॉर्थ तो आपको बताया ऊपर वाला हिस्सा चला गया और ईस्ट भी हो गया। अब वहाँ पर किससे होता है शुरू? अलग होता है बेरिंग स्ट्रेट से। स्ट्रेट आपको मैंने बताई थी कि किसी भी दो जमीन के टुकड़ों के दरमियान जहाँ से समुद्री जहाज आ जा सकें उनको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। अब अमेरिका से एशिया कैसे जुदा हुआ? बिल्कुल नज़दीक है। अमेरिका यूरोप से बहुत दूर है मगर आर्कटिक ओशियन से नज़दीक है, मगर यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट से बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है। अब आते हैं फ्राम ऑस्ट्रेलिया। अब हम एशिया ऑस्ट्रेलिया से अलग है तो कैसे होता है? वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? वो साउथ ईस्ट में है। अब आप नीचे लैपटॉप का नीचे वाला किनारा ले लें और सीधे हाथ वाला किनारा लें तो ये हो गया, नीचे होगा साउथ और ये हो गया ईस्ट। एंड और समंदर भी हैं और स्टेट्स भी हैं जो कनेक्ट करती हैं इंडिया। एशिया के जो नीचे है, ये समझो कि आपका जो स्क्रीन है वो एशिया है, उसके जो नीचे है वो सारा समंदर है। उसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशियन है, वो सारा इंडियन। तो ये अभी जाके मिलता कहाँ? किससे? पैसिफिक ओशियन से। ठीक है। अब एशिया के नॉर्थ में कहाँ पर? अपने लैपटॉप के ऊपर देखेंगे नॉर्थ का हिस्सा। तो अब ये सारे नॉर्थ में, यहाँ से इस किनारे से लेके इस किनारे तक आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, आर्कटिक ओशियन। क्योंकि दुनिया तो गोल है, वो वहाँ पे आर्कटिक, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आर्कटिक ओशियन? ये सवाल ऐसे आता है कि आर्कटिक की लोकेशन कहाँ पे? तो अब अगर कहेंगे ये एशिया के नॉर्थ में है, उधर यूरोप है, उधर नॉर्थ अमेरिका है, ये इन तीनों के बीच में है आर्कटिक। ये नॉर्थ पोल भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है बॉस्फोरस एंड दार्जिलिंग्स। ये भी एशिया को अलग करते हैं। बॉस्फोरस स्टेट है और दार्जिलिंग भी एक स्टेट है जो एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की को जुदा करता है, और ग्रीस और उसको दूसरा है एनातोलिया, वो बाल्कान पेनिनसुला है, उसको जुदा करता है तुर्की से। अब हमारे जो साउथ में क्या हो गया? इंडियन ओशन। अब आ जाए इस तरफ, वेस्ट की तरफ चलते हैं। साउथ वेस्ट में क्या है हमारे एशिया के? रेड सी है, और उससे ऊपर जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी है। अब ये तो हो गए इनकी डिमार्केशन के कहाँ कहाँ से जुदा हुआ, किस किस से। अब आते हैं कि कन्वेंशनल बाउंड्री, एक यूरोप और एशिया मिला हुआ है, इनकी ज़मीन मिली हुई है, लोग आते जाते हैं। सिर्फ तुर्की के बीच में समंदर है, एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की के बीच में समंदर है। बाकी आगे जो है सारा मिला हुआ। ऊपर से आप अगर जर्मनी से चलेंगे तो आपको रोड से जाके बेरिंग स्ट्रेट तक चले जाएंगे। नीचे आप साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे किससे यूरोप डिवाइड होता है एशिया के? ये एक इमेजिनरी डिमार्केशन है, अलग हुई यूराल माउंटेन से। और रामोला, एक बात आप याद रखें कि जहाँ माउंटेन होंगे वहाँ पे बर्फ पड़ेगी और वहाँ पे बरसात होगी और वो पानी नीचे आएगा। तो यहाँ एक यूराल रिवर निकलती है। अब एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड करता है? एक तो यूराल माउंटेन हो गया जो बीच में आ गया, और लामोला उसके ऊपर एक पानी जो बह रहा है तो वो रिवर बना रहा है। वो रिवर नीचे अब चलती नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो अब वो जा कहाँ रही है ये भी आपको होना चाहिए, खबर होनी चाहिए कि कैस्पियन सी में जा रही है, और उससे आगे थोड़ा वेस्ट में जाएगी तो काकासस माउंटेन में जाएगी और ब्लैक सी में जाएगी। अब आप देखेंगे कि ब्लैक सी आजकल जहाँ पे ये जंग चल रही है रूस की और यूक्रेन की, तो ये ब्लैक सी इनके दरमियान में तुर्की
रशिया, यूक्रेन और उस तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब आ जाएं कि बड़े में बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, माना एशिया में बड़े में बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से किसका रकबा ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा रकबा रशिया का है। रशिया का 70% जो है वो एशिया में है और 30% यूरोप में है। अब आ जाएं कि एक तो बड़ी कंट्री, अब दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कंट्रियां कोई नहीं पूछता है कि चौथी कौन सी है, पर मगर फिर भी आपको आना चाहिए, 2-3 तो आनी चाहिए। यूक्रेन है, फ्रांस है, ये तो रशिया में है, ठीक है। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट कंट्री, छोटे में छोटी जो छोटा मुल्क है एशिया का, वो मालदीव है। और जो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, जो बड़े में बड़ी मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, वही एरिया के हिसाब से वो कौन सी कंट्री है, कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान कहाँ पे है, वो है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। आगे चलते हैं तो स्मॉलेस्ट, अब ये स्मॉलेस्ट कंट्री आपको मैंने मालदीव बता दी, ये तो हो गई एक मुल्क का नाम कि भाई छोटे में छोटे मुल्क कौन है, मालदीव। मगर अगर कोई कहे कि विच इज दी स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इन एशिया, ये सवाल आ जाए कि मुस्लिम कंट्री कौन सी है एशिया में, तो आपने आइसलैंड का, मालदीव आइसलैंड, ये 1192 आइसलैंड पर मुश्तमिल है। मालदीव ये इंडिया के साउथ में है, ठीक है। और अब आ जाए फादरेस्ट पॉइंट ऑफ एशियन मेनलैंड। अब देखो ये आपका स्क्रीन है सारी, ठीक, तो इस सबसे ऊपर की पॉइंट कहाँ पे है, ये ऊपर लाख की तरफ है। नीचे की पॉइंट जहाँ पे कुछ लिखा होता है डेल, यहाँ कुछ भी लिखा होता है, तो ये नीचे की पॉइंट हो गई, ये वो एक तो हो गई हाइट ना, वो तो पहाड़ों की होती है। ये हो गई फादरेस्ट पॉइंट, जो ऊपर वाली सबसे दूर की पॉइंट है एशियन मेनलैंड में, जो एशिया का मेनलैंड है वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, केप चेलुसुई किन इन नॉर्थर्न साइबेरिया। अब देखो दुनिया में सुनते हैं साइबेरिया, साइबेरिया के पहाड़, साइबेरिया की बर्फ, साइबेरिया की ठंड, तो ये कहाँ पे है साइबेरिया, ये यूरोप में नहीं है, ये हमारे एशिया में है। इसको ये खबर हो गई, ठीक है। अब आते हैं एशिया में कितने मुल्क हैं, एशिया में 49 मुल्क हैं। अब देखो हर सवाल में एक न एक मुल्क की करेंसी आती है, एक न एक मुल्क का वज़ीर आज़म आता है, एक न एक मुल्क का कैपिटल आता है। तो 3 चीजें 4 चीजें जो हैं वो परमानेंट होती हैं, एक मुल्क का नाम, एक उसका कैपिटल, एक करेंसी, एक लोकेशन। वज़ीर आज़म चेंज होते रहते हैं, वज़ीर आज़म 2 साल चला, 3 साल चला, 5 साल चला, 2 टर्म किए, चला, वो हट जाएगा। तो आपने जब इम्तिहान देना हो उस वक्त देखना है कि वज़ीर आज़म कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, या कोई ऐसी शख्सियत जो हमारे मुल्क में आई हो, हमारे सरबराह से मिली हो, तो उसको याद रखना है। बाकी तो बहुत सारे उनको कोई पड़ोसी ही नहीं जानते, तो हम क्यों जानते, ठीक है। और ये जो है सारे मुल्क यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। अब एशिया में 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अब लैंडलॉक कंट्री का मतलब किसे कहते हैं, लैंड मीन्स जमीन, लॉक बना ताला, ऐसा मुल्क जिसको जमीन का ताला दिया हुआ हो। एक मिसाल के तौर आप अपने हाथ में कोई चीज रख लो, कोई भी छोटी सी चीज रख लो, उसके चारों तरफ तुम्हारा हाथ होगा, तो ये लैंडलॉक होगा। अगर इसके चारों तरफ पानी होगा तो वो आइसलैंड हो जाए। तो ये ऐसे समझो कि अफगानिस्तान है, देखो उसके एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है, ऊपर सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, तो ये है लैंडलॉक कंट्री। अब आगे चलें कि एशिया बड़े में बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें 55% जो आबादी है, तो इसमें तकरीबन कितनी लैंग्वेजेस हैं, 2300 के करीब लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, नहीं बोली जाती हैं, कम है, 1 है, 2 है, 3 है, वो छोड़ दो। मगर आपको खबर होनी चाहिए कि 2000 से ऊपर लैंग्वेजेस एशिया में बोली जाती हैं, ठीक। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बोली जाने वाली
है लैंग्वेज है वो कौन सी है। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि सबसे ज़्यादा आबादी का मुल्क कौन सा है? चाइना है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया में क्योंकि हिंदू हिंदी बोलते हैं, मुसलमान उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो और चाइनीज़ जो हैं वो चाइनीज़ बोलते हैं। और दूसरी सुमेरियन भी आ जाता है, चाइनीज़ को सुमेरियन भी, ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। अब जो है आबादी जो है एशिया की वो 5 अरब से ज़्यादा है। ठीक, अब पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, मैं फिर बता देता हूँ कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ एशिया, ऊंचे में ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 29,028 फीट है। और कहाँ पर है ये याद रखना कि कराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है, नहीं, ये है हिमालय रेंज में। और ये कहाँ पर है, कौन से मुल्क में है, ये भी याद रखना कि ये नेपाल में है। ठीक है। और उसको समीना बेग जो हमारी पहली पाकिस्तानी औरत थी, इसने उसको सर किया था और इसने 7 चोटियाँ सर की हुई हैं दुनिया 7 कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ये एक वाहिद औरत है। अब लोएस्ट एल्टीट्यूड कौन सा है? वही जो मैंने आपको बताया, डेड सी। ये कहाँ पे है? अब डेड सी का लफ्ज़ आपको खबर पड़ गई कि डेड सी है। अब ये सवाल आएगा कि वेयर इज डेड सी या लोकेशन ऑफ डेड सी। तो अब आपको खबर होनी चाहिए कि ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। जॉर्डन जो है वो उसको हम उर्दू में उर्दन कहते हैं। अब चलो आ जाते हैं आइलैंड्स इन एशिया। एशिया में आइलैंड्स कौन सी हैं? आइलैंड जिनको चारों तरफ से पानी ये आता है कि ये आइलैंड कहाँ पर है, तो आपको खबर हो। और ये क्या है, मतलब कोई नाम दे देंगे तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, कि ये इसका आइलैंड है, मुल्क है, ये है, वो है। तो अब आपने याद करना है कि ये क्या है, क्योंकि ये मशहूर मछली से तो हज़ारों हैं, तो हमें हज़ारों के हमें कम से कम 10-15 याद होनी चाहिए और उनकी लोकेशन। जैसे आपको बताया कि हिमालयस्ट मुस्लिम कंट्री मालदीव, तो ये बजाते खुद एक आइलैंड्स हैं और 1192 आइलैंड पर मुश्तमिल है, तो इसको भी हम आइलैंड कहते हैं, मालदीव। अब दूसरी आ जाए इंडमान और निकोबार, ये आइलैंड्स हैं, मगर हैं कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल को समंदर लगता है, तो जोग्राफिकली उसका नाम एक तरफ इंडिया है, ऊपर बांग्लादेश है, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया का म्यांमार है और दूसरे मुल्क हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के। तो इसके बीच में जो बे ऑफ बंगाल है, और ये पार्ट किसका है? इंडियन ओशन। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हैं ये दोनों याद रहे कि ये हैं एशिया में, मगर कौन से समंदर में? अगर अरबियन सी आ जाए या डेड सी आ जाए तो वहाँ पे तो नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद जावा है, जावा जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, सुमात्रा है, सुलवासी है एंड बोर्नियो है। और ये बोर्नियो आइलैंड जो है ये एशिया की बड़े में बड़ी, और ये हैं कहाँ पर? ये सारी की सारी जावा, सुमात्रा, सुलवासिया और बोर्नियो आइलैंड जो है इंडोनेशिया में। अब चलते हैं आगे। ये इंडोनेशिया जो है, अब इसकी लोकेशन जब मैं बताता चलूँ कि ये साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया का कैपिटल आपको आना चाहिए जकार्ता है। ठीक है, और बड़े में बड़ा मुस्लिम मुल्क है। उसके बाद चलते हैं फिलिपाइन, वो फार ईस्ट का एक मुल्क है। उसकी है एक बड़ी में बड़ी आइलैंड जो है, एक है लुजान, LUZON लुजान, और दूसरी है मिंडा। बहुत सारी हैं, छोटी हैं, मगर मैंने खास लिखी हैं जो पेपर में आ सकती हैं या जो पूछा जा सकता है या जिनकी इम्पॉर्टेंस है। मिंडानाओ है। अब देखो मिंडानाओ आइलैंड मशहूर क्यों है? कि क्योंकि यहाँ पर सारे मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मोरो लिबरेशन आर्मी। ये फिलिपाइन से आज़ादी चाह रही थी, मगर उनको आज़ादी नहीं मिली, बहुत सारे हक मिल गए, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया फिलिपाइन की हुकूमत के साथ। तो ये अब वहाँ पे पीस हो गया है। तो उन जो मुसलमान फिलिपाइन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मोरो मुस्लिम्स।
कौन से मुस्लिम्स? मोरो मुस्लिम। अब आ जाए हेनान आइलैंड। हेनान एक नाम है, छोटी आइलैंड है जो इन साउथ चाइना सी में है, जो पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है, और ये चाइना की है। हेनान आइलैंड किसकी है? अब आ जाए कि हेनान आइलैंड कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि साउथ चाइना सी पे है। और अगर कहें कि ये बिलोंग टू विच कंट्री या पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो आपने लामोला चाइना का ख्याल करना है। चलो आ जाए। अब थोड़ा और ईस्ट ऊपर की तरफ चलें, जो मैंने आपको कहा कि लैपटॉप के ऊपर चलें या आपके मोबाइल के ऊपर की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पर है सखालिन आइलैंड। वो किसकी है? रशिया की है। अब सखालिन तो बहुत, ये रशिया तो बहुत बड़ा है, वो यूक्रेन से चला, यूरोप से चला आके अमेरिका तक मिला। तो इसकी एक आइलैंड है सखालिन। वो कहाँ पे है? वो पैसिफिक ओशियन में है। अब पैसिफिक ओशियन एशिया में है, ये रशिया रूस ये यूरोप में नहीं है। सखालिन आइलैंड मीन समझो कि जापान के ऊपर की तरफ, अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें जापान के ऊपर की तरफ सखालिन आइलैंड मिलेगी आपको। वो रशिया की है और वो पैसिफिक ओशियन में है, और ये पार्ट है एशिया का। अब जापान की 2-3 आइलैंड बता दें। होकाइडो है, होन्शु है, ये और भी बहुत सारी हैं छोटी छोटी वो बहुत आइलैंड जो मैंने देखी हैं, जो अक्सर आती हैं IR में, या कभी होकाइडो है, होन्शु है, ठीक। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिस पर झगड़ा भी चल रहा है और ये सवाल भी आता है, क्यूरल आइलैंड, KURIL आइलैंड। ये 4 आइलैंड पर मुश्तमिल है, 4 टुकड़े हैं, इनको क्यूरल आइलैंड कहते हैं। और ये इस पर झगड़ा है किसका? रशिया और जापान का। जापान कहता है कि ये मेरा है, रशिया कहता है कि ये मेरा है। तो ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा है, कोई कह रहा है, मगर इन्होंने एक दूसरे पर कोई फायरिंग वायरिंग नहीं की है, कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं किया है, मगर अपने इनके ताल्लुकात भी हैं। मगर ये क्यूरल आइलैंड, सवाल आता है कि डिस्प्यूटेड बिटवीन विच कंट्रीज आर वेयर। तो ये क्यूरल आइलैंड जो है सखालिन आइलैंड के नज़दीक है और जापान के ऊपर है। तो ये डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। अब आ जाए सेनकाकू आइलैंड। ये एक सेनकाकू आइलैंड का नाम है, जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड जापान, क्योंकि चाइना, जापान, रशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सारे आपस में पड़ोसी हैं। ताइवान, ये सारे आपस में पड़ोसी हैं। तो छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, कभी किसी ने ले ली, कभी किसी ने ले ली, तो ये झगड़ा चल रहा है। तो ये है सेनकाकू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। जापान अब आ जाए कि कौन सी आइलैंड है जो चाइना और जापान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है या झगड़े का सबब है, तो आप कहेंगे सेनकाकू आइलैंड। यहाँ आ जाए कि सेनकाकू आइलैंड किसके दरमियान झगड़ा है, तो आप कहेंगे जापान और चाइना के दरमियान। अब चलो आते अबू मूसा आइलैंड। अब सुना होगा, ये आइलैंड का टुकड़ा है, जजीरा है, जो डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? ईरान और UAE दुबई के बीच में है। तो आइलैंड झगड़े का कितना सबब नहीं, आपस में बातचीत करके हल कर सकते हैं, मगर इनके दरमियान भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मगर क्लेम करते हैं सॉवरेनिटी का। ईरान कहता है कि मेरी है, UAE कहता है मेरी है, मगर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मगर लड़े नहीं है। मतलब ये डिस्प्यूट है, मगर जंग की तरफ नहीं गए। अब आ जाए समंदरों की तरफ कि कौन से समंदर एशिया में है। आ जाए कि बेरिंग सी कहाँ पर है, तो अब आपने खबर पड़े कई समंदर तो रूस में, तो सारी यूरोप में है, अमेरिका में है, पता नहीं कहाँ। तो मगर आपको कई खबर होना चाहिए, 10-12 समंदर हैं जो मेन है, जिन पर ट्रैफिक चलती है, जिन पर कोई झगड़े हैं या जिनकी कोई इम्पोर्टेंस है, इस वजह से आपको याद है। अब पहला बेरिंग सी।
बेरिंग सी मैंने आपको बताया कि आपके जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है उसके आखिर में जो राइट हैंड का कोना है वो वहाँ पर है। एशिया इस तरफ एशिया है और इस तरफ नॉर्थ अमेरिका है, ये दोनों साथ है और इनके बीच में बेरिंग सी है, छोटी आइलैंड है, आधा रशिया को है आधा अमेरिका को। एक हो गया। दूसरा सी ऑफ ओक्सफ, ये रशिया का समंदर है जहाँ पे आइलैंड ऑफ सखालिन है। ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है। ये एशिया की तरफ पैसिफिक ओशियन। सी ऑफ जापान, ये सवाल नहीं आता है क्योंकि नाम आ गया जापान का, तो जापान का ही हो गया ला मौला। अब आएगा येलो सी। येलो मीन्स पीला। पीला समंदर कहाँ पर है? येलो सी कहाँ पर है? ये है बिटवीन चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला। ये कोरियन पेनिनसुला है और इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट की तरफ चाइना है और ईस्ट की तरफ एक पेनिनसुला। पेनिनसुला वो है जिसका तीन तरफ पानी होता है, उसे हम तो कोरियन पेनिनसुला है। ऐसे मतलब जिस तरह उंगली है इसी तरह वो बना हुआ है। ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया है जो चाइना के साथ और रशिया के साथ मिलता है और साउथ कोरिया समंदर में। फिर आता है साउथ चाइना सी जो दुनिया का बड़े में बड़ा समंदर है और पार्ट कहाँ का है? पैसिफिक ओशियन का है। फिर आ जाए गल्फ ऑफ सियाम। अब गल्फ ऑफ सियाम मीन्स समंदर जिसका नाम सियाम है, वो कहाँ पर है? वो बॉर्डर करता है या बॉर्डर लगता है थाईलैंड के। अगर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, तो उसे उनका ओल्ड नेम जो है सियाम है, SIAM। तो अब सवाल आ जाए वेयर इज गल्फ ऑफ सियाम, तो आप लामोला कह दें कि थाईलैंड, THAILAND थाईलैंड, इसका बैंकॉक कैपिटल है। और व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, तो वो आपको आ गया सियाम। अब आ जाए बे ऑफ बंगाल, वो भी मैंने आपको बता दिया। ऊपर बांग्लादेश है, इंडिया है, इस तरफ राइट हैंड की तरफ म्यांमार है, इस तरफ इंडिया है सारा। नीचे चलेंगे तो श्रीलंका है, ठीक है। फिर अरेबियन सी। अरेबियन सी जो कराची से नीचे है, हमारा समंदर पाकिस्तान का, वो उसे हम अरेबियन सी कहते हैं। वो चल के वो आगे जाके 300-400 नॉटिकल माइल आगे चल के इंडियन ओशन के साथ होता है या उसी में होता है। और इसके एक तरफ अरेबियन पेनिनसुला है, एक तरफ पाकिस्तान है जो गवादर लगता है और ईरान लगता है, और इस तरफ इंडिया है। और फिर है गल्फ ऑफ टोनकिन, ये समंदर है। हैनान आइलैंड बताई थी चाइना की, उसके और वियतनाम के दरमियान है। वियतनाम एक मुल्क है और उसके थोड़ा ऊपर साइड में हैनान आइलैंड है, किसका? मीन्स चाइना का। फिर चलो आ जाए सी ऑफ गैलीली। ये भी आता है कि ये समंदर कहाँ पर है एशिया में ही। अगर कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, तो आप समझें कि ये एशिया का है। मगर अगर कई कंट्री के नाम दे दें तो ये इसराइल में है। सी ऑफ गैलीली, छोटा समंदर। अब आ जाए गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन ये अफ्रीका और मतलब गल्फ ऑफ एडन जो है यमन का एक हिस्से को लगता है। यमन के एक पार्ट को गल्फ ऑफ एडन कहते हैं और दूसरा पार्ट उस तरफ थोड़ा आगे अफ्रीका है। मीन्स गल्फ ऑफ एडन यमन और अफ्रीका के बीच में है, ठीक। उसके बाद है रेड सी, पूरी एक स्ट्रिप की तरह है एक रेड सी जो जुदा करता है एशिया को किससे? अफ्रीका से। एक तरफ अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, ऊपर इजिप्ट है, नीचे चलते आए सोमालिया तक। फिर इस तरफ जो है अरबियन पेनिनसुला है, इजिप्ट का हिस्सा है, सऊदी अरबियन है और थोड़ा इसराइल का हिस्सा है। ये हो गया वहाँ।
ये इस रेड सी का एरिया है, ठीक। फिर जहाँ और एराल सी कहाँ पे है? कजाकिस्तान में छोटा समंदर है चारों तरफ, इसको समंदर है तो बीच में एक लेक की तरह, मगर ये समंदर से कहते हैं एराल सी। ये कहाँ किसके हैं? ये सेंट्रल एशिया में भी आ सकता है, इसकी लोकेशन ये कजाकिस्तान में भी। और है पर्शियन गुल्फ किसे कहते हैं? अब आपको खबर होगी कि ईरान को पुराने ज़माने में पर्शिया कहते थे। पर्शिया तो वो ये जो समंदर हुआ तो इसको पर्शियन गुल्फ के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसे समझे कि अगर आप अपना हाथ सीधा करें ऊपर की तरह ऐसे सीधा करेंगे तो ये सारा हाथ जो है पूरा का पूरा पर्शियन गुल्फ है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी पेनिनसुला है, इनके बीच में ये पर्शियन गुल्फ है और ये आगे चल के अरबियन सी से मिल जाता है। फिर है सी ऑफ आजू एंड ब्लैक सी, किसके दरमियान में? एशिया और यूरोप में, जहां आजकल यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। अब आते हैं रिवर्स में। अभी किताबों में तो कोई तकरीबन 50 के करीब रिवर्स लिखी पर मगर कोई नहीं पूछता है कि 25वीं रिवर कौन सी है। ये इलॉजिकल होता है कि कोई ये ससा ज़्यादा से ज़्यादा पहली पे पूछा जाता है या दूसरी पूछा जाता है, यहाँ कोई इम्पोर्टेंस हो वो पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा गया भाई 25वीं रिवर कौन सी है, 27वीं कौन सी है, और आपने याद भी नहीं करनी है, 2-3 करनी है बस। और जहाँ जो इम्पोर्टेंट हो, जो तुम्हारे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट हो, कोई किसी पर डैम बना हुआ हो या आपके इम्तिहान के दौरान कोई हादसा हुआ हो कि वो अखबारों में आ गया हो, इस वजह से भी आप उसको उस हादसे की वजह से कोई चीज़ मशहूर हो जाती है। तो जो एशिया की बड़े में बड़ी, जैसे हमारे पाकिस्तान में इंडस है बड़े में बड़ी, मगर ये हम ओवरऑल एशिया की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बड़े में बड़ी जो रिवर है यंगतेजी रिवर जो है वो बड़े में बड़ी है एशिया में। और एशिया के किस मुल्क में? चाइना में। अब मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि ये कहाँ से चलती है। तिब्बत से चलती है, चलते चलते मुल्कों से होती हुई, पहाड़ों से चलती हुई, समझो कि आपका जो लैपटॉप का वेस्ट का हिस्सा है या उल्टे हाथ का हिस्सा है, ऊपर उसका किनारा है, वहाँ से चल रही है ऐसे, और उसको सारे स्क्रीन को क्रॉस करते हुए और इसके नीचे आके साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में मिल रही है। तो ये है बड़े में बड़ी रिवर, ठीक है। और अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि दुनिया का बड़े में बड़ा डैम, 3 गॉर्जियस डैम, जो एक मिरेकल है, यहाँ एक अजूबा है जो चाइना वालों ने बनाया है, वो इसी रिवर पर है। तो अब आपको 2 चीज़ें खबर पड़ गई कि एशिया की बड़े में बड़ी रिवर यंगत्ज़ी, YANGTZE, इसकी स्पेलिंग 2-4 दफ़ा लिखेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और 3 गॉर्जियस डैम ये इस रिवर पे बना। सवाल ऐसे आता है कि फलाना डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि 3 गॉर्जियस डैम रिवर यंगत्ज़ी पर बना हुआ है। तो आपको अगर यंगत्ज़ी रिवर याद होगी जो बड़े में बड़ी है एशिया की, और इस पर क्या बना हुआ है? 3 गॉर्जियस डैम। अब दूसरी चाइना की मैं सिर्फ आपको उसके नाम बता देता हूँ। हुआंग ही, HUANG, हुआंग ही, H बड़ी होगी, इसको दूसरे लफ्जों में येलो रिवर कहते हैं। अब आपने वहाँ ऊपर चाइना और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान में येलो सी पढ़ा था। ये रिवर ये भी तिब्बत से चलती है, चलते चलते आके येलो सी में गिरती है। इसका पानी जैसे हमारा इंडस का अरबियन सी में मिलता है, ये आके येलो सी में मिलती है, और ये इसका कुदरती तौर पे रंग पीला है, ठीक है। ये दो हो गई। तीसरी ज़ूजियांग, जिसे पर्ल रिवर कहते हैं, जो मोती के दानों की तरह सफ़ेद है, और ये भी चाइना में है। चौथी मिकांग रिवर, वो जो चलती तो तिब्बत से है, चलते चलते चाइना, अभी देखो
दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों के जो बॉर्डर्स हैं वो चाइना के साथ मिलते हैं, ठीक है। अब मीकांग रिवर एक आपने नाम सुना कि है, अब ये कौन से मुल्क में कहाँ ज़्यादा है? ये वियतनाम में। स्टार्ट कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है, और आस्ता चलते 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 जाती कहाँ है? साउथ चाइना में, मगर कहाँ से गुजरती है? वियतनाम से। तो ये वियतनाम की मशहूर रिवर हो गई मीकांग रिवर, ठीक है। अब आते हैं इंडिया की तरफ। अब जो किताबों में शायद कहीं हो न हो, टीस्टा रिवर मशहूर, एक दो मैंने देखा था कि बड़े मुश्किल पेपरों में आया था, टीस्टा, वेयर इज टीस्टा रिवर। तो ये जमुना, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये तो हर किसी बच्चे को भी खबर है कि ये इंडिया में है, मगर आपको टीस्टा रिवर की खबर हो। और ये सब जो हैं, ये सब रिवर्स, जैसे हमारी इंडस, सारी 3-4 पहाड़ हैं, हिमालय, कराकोरम, हिंदू कुश, इन रेंजों से निकलते हुए कोई उस तरफ जाती है, कोई इस तरफ जाती है, कोई कहाँ, चलते चलते निकलती इन्हीं रेंजेस में। तो ये आके ये जो है गंगा रिवर, वो बे ऑफ बंगाल में आता। आप देखते हैं ना, बंगाल में बड़े सैलाब आते हैं, क्यों कि सारे दरियाओं का पानी बंगाल में आता है, तो वहाँ पे सैलाब की सूरत आ रहा। तो ये बे ऑफ बंगाल में मतलब मिलती है। उसके बाद चलें साउथ वेस्ट एशिया। अब जैसे मैंने आपको पहले ही नक्शे बताया था कि आप लाइन लगाएं कि साउथ कौन सा होगा, नॉर्थ कौन सा होगा, ईस्ट कौन सा होगा, वेस्ट। तो अब देखो ये है साउथ वेस्ट एशिया। अब आपने वो करना है, 2 लफ्ज़ याद रखना। एशिया तो हो गया, साउथ वेस्ट। अब जैसे आपका लैपटॉप आपके सामने पड़ा है, उसके 4 किनारे हैं, 2 ऊपर के हैं, 2 नीचे के। अब जो उल्टे हाथ का होगा किनारा, इस टुकड़े को हम साउथ वेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये तो वेस्ट का टुकड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ, मगर साउथ जो हुआ नीचे हुआ, और वो नॉर्थ ऊपर वाला हुआ, मगर हुआ एशिया का ही। तो ये क्या, साउथ वेस्ट एशिया मीन्स अरबियन पेनिनसुला और अरब मुल्कों को, हम सारे मुल्कों को साउथ वेस्ट एशिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपने दजला और फरात रिवर सुनी होंगी, रामोला सुनी है। तो ये 2 रिवर्स हैं। एक है टिग्रिस जो 1900 किलोमीटर है। ये दोनों तुर्की से ही निकलती हैं। ऊपर तुर्की है, नीचे सीरिया है, नीचे उसके इराक है। ये तुर्की बहुत बड़ा है। मिसाल के आपका जो ये लैपटॉप का ये पोर्शन है कितना लंबा है, ठीक है। एक इस किनारे से दरिया निकल रहा है, वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है। एक बीच में से आ रहा है सीधा डायरेक्ट नीचे। तो नीचे चले तो वही तुर्की में से ही चले ना, मगर कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। तो टिग्रिस राइज इन तुर्की से चला, फिलो चला थ्रू कहाँ से, इराक से। ये सारे इराक को सैराब करता हुआ नीचे आएगा, और किससे मिलता है? यूफ्रेट्स से। यूफ्रेट्स रिवर दूसरी जो है, वो समझो कि मैं आपको थोड़ा मिसाल दे दूं कि ये ऊपर सारा तुर्की है, जो ऊपर का किनारा है ना सर, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। अब एक किनारे से ये एक रिवर चली लेफ्ट हैंड से, ऐसे आके इस नीचे वाले किनारे पे आए, दूसरी चली इस किनारे से आके इस पर आके मिली। तो ये जहाँ पे मिले वो क्या बना, ये दोनों जहाँ पे मिले आके, उसको हम कहते हैं शत्रुल अरब। और उसके बाद ये दोनों बड़ी होके वो जाके आके मिलती कहाँ पे हैं? पर्शियन गुल्फ पे। वही जो मैंने आपको बताया, पर्शियन गुल्फ एंड आर्म ऑफ अरेबियन सी, ठीक। अब ये दोनों मिले आके यहाँ पे। यूफ्रेट्स 2700 किलोमीटर है, वो भी तुर्की से चलती है, और वो इराक से चलती थी। ये सीरिया और इराक दोनों से चलती है, और टिग्रिस को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब चले रशिया में रिवर्स हैं। अब आपने देखा होगा दुनिया में कि जो रिवर्स हैं ज़्यादातर नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, हम यही देखते हैं। मगर ये रशिया में ऐसी रिवर्स हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब वो कौन सी हैं?
ये मतलब ये कहाँ फ्लो करें, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर के जो है आर्टिक ओशियन है वो उसको देखेंगे तो उसकी चढ़ाई ऊपर उधर आर्टिक ओशियन की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है। ठीक है, एक है येनेसी YENISEY, दूसरी है लीना, दूसरी है ओप, और भी बहुत सारी हैं मगर ये इम्पॉर्टेंट है। ये आर जो हैं सारी जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, साउथ ईस्ट साइबेरिया से। कहाँ से, साउथ ईस्ट साइबेरिया से निकलती हैं और नॉर्थ ऊपर की तरफ चलती हुई जाके गिरती कहाँ है, आर्टिक ओशियन। ठीक है, आर्टिक ओशियन में अगर आप कोई भी आपसे पूछे, सवाल आ जाए कि कौन सी रिवर्स हैं जो आर्टिक ओशियन में फ्लो करती हैं, तो आपने येनेसी, लीना और ओब, ये रशिया की रिवर्स हैं। या अगर आ जाए कि ये किस मुल्क की रिवर्स हैं, येनेसी, लीना, ओब कहाँ की हैं, तो रशिया की हैं। फ्लो किस तरफ करती हैं, ये आर्टिक ओशियन में जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ जा। अब शॉर्टेस्ट रिवर इन एशिया, एक तो बड़े में बड़ी थी लार्जेस्ट यंगतिजी, अब शॉर्टेस्ट, जैसे हमारे पाकिस्तान में शॉर्टेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, तो ये शॉर्टेस्ट रिवर जो एशिया की है तंबोरासी है, ये इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेट्स। स्टेट्स वही जो मैंने आपको बताया कि दो जमीन के हिस्सों के बीच में अगर कोई समंदर होगा, वहाँ से जहाज आएंगे जाएंगे, यहाँ कोई काम होगा तो वो उसको स्टेट कहते हैं, ज्योग्राफी। तो पहले मैं आपको बताऊँ, पाल्क स्टेट, PALK, पाल्क स्टेट। अब नाम भी आ गया, कहाँ पे ये है, एशिया में। अब एशिया की आपको लोकेशन खबर, कॉन्टिनेंट के हिसाब से तो आपको ये एशिया में। अगर पूछें कि पाल्क स्टेट किसके दरमियान है, किस मुल्कों के दरमियान में है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। ठीक है। नंबर 2, मलाक्का स्टेट, MALACA, मलाक्का स्टेट, ये है, ये कहाँ पे है, सुमात्रा आइलैंड किसकी है, सुमात्रा, इंडोनेशिया की। एंड मलेशिया, और मलेशिया दूसरा मुल्क है, एक तरफ नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर की तरफ मलेशिया है, ये इसके बीच में है मलाक्का स्टेट। और ये दुनिया की लंबी और बिजीएस्ट स्टेट है, यहाँ से सारा दिन ट्रैफिक आती जाती रहती है, सारा 24 घंटे, कोई वो नहीं। क्योंकि आप देखें कि इसके ऊपर की तरफ चले जाएं तो साउथ ईस्ट एशिया के सारे मुल्क का कारोबार, चाइना का कारोबार, रशिया का कारोबार, जापान का कारोबार, फिलिपाइन का कारोबार, ब्रूनाई दारुसलाम का कारोबार, ये कहाँ से होता है, यहाँ से आके ये अपना सामान किधर को ले जाते हैं, यूरोप ले जाते हैं, अफ्रीका ले जाते हैं, अल्लाह भला करे, अरेबियन सऊदी अरबिया को ले जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज को ले जाते हैं। तो इनका जाना कहाँ से होता है, ये मलाक्का स्टेट से होता है। अगर आएंगे ये भी तो ये मलाक्का, क्योंकि ये नज़दीक है, शॉर्टकट है, तो मलाक्का स्टेट से आएंगे। उसके बाद ये किसको मिलाती है, मलाक्का स्टेट, एक तो हो गई इनकी लोकेशन के किसके बीच में, अब मिलाती किसको है, मिलाती ये इंडियन ओशियन को, इस तरफ वेस्ट जो है इस तरफ इंडियन ओशियन है, और ईस्ट की तरफ जहाँ पे है साउथ चाइना सी है, वो पार्ट किसका है, पैसिफिक ओशियन। अगर ओशियंस का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये ओशियंस को कौन से मिलते हैं, इंडियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाती है। एक वो मिलाती थी आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को, बेरिंग स्टेट, और ये मलाक्का स्टेट, इंडियन और पैसिफिक ओशियन। अब दूसरी आ जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन में, और ये ही स्टेट है जिसने दुनिया का कारोबार को आगे पीछे करने की सलाहियत रखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर सवाल भी आते हैं CSS में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अगर ये चौक हो जाए या बंद हो जाए तो उससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हुआ है। हाँ, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये है ईरान और UAE के पर्शियन गुल्फ में है ये। क्योंकि अगर यहाँ ये बंद हो जाए तो ये सारा जो दुनिया का कारोबार सऊदी अरब जा रहा है
इनकी तरफ, तो ये भी बंद हो जाए, और जो सऊदी का तेल आ रहा है वो भी बंद हो जाए, और ईरान का तेल आ रहा है वो भी यहीं से आ रहा है, कुवैत का तेल आ रहा है, इराक का तेल आ रहा है, वहाँ पे सामान जा रहा है। तो वो ये अमेरिका क्यों डरता है ईरान से? सिर्फ इसलिए कि उसने कहा है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दूंगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना कि समझना कि दुनिया में न पेट्रोल आएगा न जाएगा, तो फिर क्या हालत होगी। तो इस वजह से उसके अमेरिका के इत्तेहादी उसे समझाते हैं कि भाई खुदा के लिए ये काम नहीं करें, बातों से चलते रहें, गालियां देते रहें, मगर लड़ो नहीं। ठीक है मेरे बेटा। आगे चलते हैं। लुजान स्टेट जो आपको मैंने दिखाया था, मंडाना और लुजान, वो कहाँ पे है? वो फिलिपाइन और उसके ऊपर ताइवान है। ताइवान एक मुल्क है, चाइना का क्लेम है कि ये मेरा सूबा है और वो उसका सूबा था। तो ये वो अब आज़ाद है, अब मगर ये पर झगड़ा चल रहा है, दुनिया अमेरिका का, चाइना का, इसका चल। अब ये लुजान हो गई। उसके बाद फार्मूसा स्टेट, वो किसके बीच में है? बिटवीन चाइना एंड चाइना। ये नीचे की तरफ फिलिपाइन है, ऊपर ताइवान है, लेफ्ट की तरफ जो है, वेस्ट की तरफ चाइना है। तो वेस्ट और ताइवान के बीच में जो स्टेट है, समंदर है, वो फार्मूसा है। अब सवाल दूसरा भी आता है कि फार्मूसा इज ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? वो ताइवान का पुराना नाम है। ठीक है। उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट। मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो रशिया को सेपरेट करता है अमेरिका से। अमेरिका मेनलैंड को नहीं, अमेरिका की दो रियासतें वो अमेरिका से जुदा हैं, एक अलास्का, एक हवाई, जो पैसिफिक ओशियन में है। अलास्का कनाडा के साथ है, ये बिल्कुल रशिया के नज़दीक है। और ये रशिया ने अमेरिका को बेची थी 1858 के करीब इसको बेची थी, क्योंकि वो इतना बड़ा रशिया है, उसने कहा कि इसको दे दो। ये कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशियन को मिलाती है और आर्टिक ओशियन को। सेपरेट भी कह सकते हैं, सेपरेट का भी लफ्ज आ जाता है और कनेक्ट का भी है, कोई चीज़ मिलाती भी है, जुदा भी करती है। उसके बाद है एक दूसरी आता है कि दुनिया की रूफ किसे कहते हैं। तो अब रूफ किसे कहते हैं? रूफ वो होता है ऐसा जो सबसे ऊपर हो। तो तिब्बतियन जो प्लेट्यू है, जो चाइना में है, जो इस पहाड़ों के ऊपर है, हिमालय, कराकोरम, इनके ऊपर है तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बत जो है वो चाइना का प्रोविंस है, उसको वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये सवाल आता है, और ये प्रोविंस है। और इसका कैपिटल तिब्बत का कौन सा है? लहासा। कौन सा? लहासा। और इसका जो रूलर है स्पिरिचुअल, क्योंकि वो तो चाइना के अंडर में, दुनिया मान नहीं रही है। अमेरिका का इस पर इख्तलाफ है दुनिया का कि ये तुम्हारा नहीं है, मगर काफ़ी मुल्क चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो इसका स्पिरिचुअल लीडर कौन है? दलाई लामा। उसे इसका नाम दलाई लामा नहीं है, नाम कोई दूसरा है, मगर दलाई लामा उसे कहते हैं। वो कहाँ पर रहता है? वो तिब्बत में नहीं रहता, वो धर्मशाला में रहता है। धर्मशाला इंडिया का एक शहर है जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई हुई है। क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना का दुश्मन है, उनकी आपस में जंगें हुई हैं, तो उन्होंने इस वजह से उनको बनाया हुआ है। ठीक है। फिर एनातोलिया लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो उसे आप समझना कि ये तुर्की का नाम है। तो ये एनातोलिया प्लेटो सेंट्रल तुर्की में है, दूसरी भी तुर्की में होगा तो आप तुर्की समझ। फिर अरबियन तो आप सऊदी अरबियन समझ लें। फिर ईरानियन तो ईरानियन समझ लें, जहाँ बस इनको याद करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं डेजर्ट्स की तरफ कि सहरा जो है कहाँ पर है। 2-3 हैं, सारे याद आप नहीं रखने हैं। ठीक है। अब एक सबसे बड़े में बड़ा जो एशिया का है वो है गोबी डेजर्ट। वो कहाँ? चलो ये तो बच्चे को भी खबर है कि गोबी डेजर्ट है।
मगर इसकी लोकेशन कौन सी है, ये कहाँ पर है? तो ये मंगोलिया और चाइना के बीच में है गोबी डेजर्ट। अब इसका एरिया को छोड़ दो, ये तो इतना बड़ा लंबा सवाल नहीं देते कि कितने करोड़ या लाखों माइल है, छोड़ दो। तो दूसरा है नजीव डेजर्ट, NEGEV डेजर्ट, जैसे गैलीली सी था इसराइल में, तो ये भी एक नजीव डेजर्ट है जो इसराइल में है। अब है और भी हैं गारागून एंड कजलकुम, ये जो डेजर्ट्स हैं दोनों साथ ही हैं, वो हैं सेंट्रल एशिया में, वो किसी एक मुल्क में नहीं है, सेंट्रल एशिया फैले हुए हैं, कोई किधर जाए कोई कोई। ठीक, ये आपको खबर होना चाहिए कि ये सेंट्रल एशिया में है। ठीक, अब थल चुलिस्तान और थर डेजर्ट जो है वो हमारे पाकिस्तान में है। अब आपको मैं बताऊं कि हिमालय की जो रेंज है वो कितनी बड़ी है। अब आपका लैपटॉप है तो एक किनारे जो आपके उल्टे हाथ का है, दूसरा सीधे हाथ का किनारा ले लें और इसको नापें। तो देखो ये यहाँ से चल रहा है, इधर तक आ रहा है, तो ये 2400 किलोमीटर। अब लेफ्ट हैंड पे कहाँ से चल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, यहाँ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वेस्ट में है, टू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के दरमियान आके मिल रहा है, तो ये है 2400 किलोमीटर। अब इकोनॉमिकली दुनिया में मशहूर हुए थे 4 एशियन टाइगर्स, ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं। एक नंबर 1 है हांगकांग, जिसका कैपिटल भी हांगकांग है और वो भी जजीरा है। सिंगापुर, इसका कैपिटल भी सिंगापुर है। ये 2 ऐसे हैं, और भी 2 हैं, कुवैत का है। इनके जो है उन्हीं मुल्कों के नाम कैपिटल से आते हैं, मगर सवाल कभी देते हैं कि इनका कैपिटल किसका नहीं है, तो वो आपने याद रखना है कि सिंगापुर का सिंगापुर है, हांगकांग का हांगकांग है, और तीसरा मुल्क है साउथ कोरिया। अब देखो साउथ कोरिया में एस है, साउथ में एस है, तो आपने इस कैपिटल को याद करना है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के कैपिटल अक्सर आते हैं क्योंकि आपस में लड़े हुए हैं, एक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एक को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा है। साउथ में एस है, तो इसका जो कैपिटल है वो सियोल है, तो वो भी एस है। और तीसरा है ताइवान, उसका ताइपी है। ठीक है, अब लैंडलॉक कंट्रीज जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, लाओस है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है, और 5 जो मुसलमान कंट्री हैं ये हैं सेंट्रल एशिया। थैंक यू, इट्स ऑल राइट, आज का यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इंशाल्लाह अगले हम बताएंगे।